नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है एसिटाइलकोलिन। इसमें क्या लिखा हुआ है कि एसिटाइलकोलिन इज़ अ क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड दैट कैन नॉट पेनिट्रेट मेम्ब्रेन। ठीक है, इस क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड का मतलब क्या, यानी कि अगर आप देखें एसिटाइलकोलिन के स्ट्रक्चर को, जो कि यहाँ बना हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या दिखाई देगा, ये एसिटाइलकोलिन का स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाई देगा, नाइट्रोजन के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ठीक है, इसी को हम बोल रहे हैं क्वाटरनरी अमोनियम कंपाउंड। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज है मतलब क्या, हमारे पास ये पोलर है। ठीक है, यानी कि चार्ज पोलर है। ठीक है, अच्छा पोलर है तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मेम्ब्रेन किससे बनी हुई थी, फैट की। ठीक है, और ये पोलर है तो ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो इसका क्या हल है, देखिए एसिटाइलकोलिन को वैसे भी सेल के अंदर जाना नहीं होता। ठीक है, ये तो रिसेप्टर पे लगता है और रिसेप्टर यानी कि जैसे ही लगता है तो अंदर काम शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर इसको मूव करना ही पड़ा, यानी कि इसको मूवमेंट की ज़रूरत पड़ भी गई तो मूवमेंट कैसे करेगा, जैसे कि अगर हम बात करें न्यूरॉन के केस में, फॉर एग्जांपल ये एक न्यूरॉन है, ये सेकंड न्यूरॉन है। ठीक है, अच्छा अब इस न्यूरॉन में हमारे पास एसिटाइलकोलिन बन गया। ठीक है, अब इसको क्या करना है, इसको महफूज करना है थैली में, फिर आगे पुश करना है। तो उसमें क्या हेल्प कर रहे थे हमारे पास, कौन हेल्प कर रहे थे, ट्रांसपोर्टर्स हेल्प कर रहे थे। ठीक है, और इस तरीके से यहाँ पर जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर इसको सिग्नल देने के लिए बाहर निकला, ठीक है, और इस नर्व को सिग्नल दिया तो एसिटाइलकोलिन फ़ौरन से टूट गया। एसिटाइलकोलिन स्टीरेस ने एंजाइम में तोड़ दिया। ठीक है, तो एसिटाइल अलग हो गया, कोलिन अलग हो गया। अब ये कोलिन जो अलग हो गया, ठीक है, इसको दोबारा नर्व के अंदर भेजना होता है ना, क्योंकि एसिटाइलकोलिन का ही टुकड़ा है। ठीक है, कोलिन से दोबारा एसिटाइलकोलिन बनेगा। ठीक है, कोलिन को दोबारा भेजना है तो उसके लिए क्या होता है, कोलिन भी क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, यानी कि चार्ज है इसके ऊपर, तो इसलिए ये भी डायरेक्ट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता। और इसको यानी कि मेम्ब्रेन इसके जाने के लिए, यहाँ पर नर्व के अंदर जाने के लिए क्या होते हैं, स्पेशल गेट लगे होते हैं। ठीक है, स्पेशल ट्रांसपोर्टर से गेट होते हैं। तो वही बात यहाँ पर है कि इनके लिए, यानी कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो चार्ज कंपाउंड्स होते हैं, मेम्ब्रेन को डायरेक्ट क्रॉस नहीं कर पाते। उनके लिए क्या होते हैं, अलग रास्ते होते हैं, अलग ट्रांसपोर्टर्स यूज़ करते हैं वो लोग। हमने पढ़ा कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है। क्वाटरनरी का मतलब क्या होता है, क्वाटरनरी का मतलब होता है 4। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हमारे पास नाइट्रोजन जो होता है 3 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना ले, ठीक है, 4 बॉन्ड, यहाँ भी CH रहेगा। ठीक है, 4 बॉन्ड बना ले, देखें 1 2 3 मिथाइल और 1 इथाइल, तो 4 बॉन्ड बन गए। नाइट्रोजन ने 4 बॉन्ड बनाए तो इसके ऊपर चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव। और ये क्या बन गया, हाइड्रोफिलिक, पानी को पसंद करने वाला बन गया, इसलिए मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते, यानी कि क्या बन गया, पोलर बन गया। अब इसके बाद अगली लाइन में क्या कहा जा रहा है, ऑल दो इट इज़ अ न्यूरो ट्रांसमीटर ऑफ पैरासिम्पैथेटिक एंड सोमैटिक नर्व एज वेल एज ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। इट लैक थेराप्यूटिक इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन लीडिंग टू डिफ्यूज इफेक्ट एंड इट्स रैपिड इनएक्टिवेशन बाय द कोलिनेस्टीरेज। क्या मतलब हुआ, देखें इसमें ये कहा जा रहा है हमारे पास कि जो एसिटाइलकोलिन है वो क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर। हम जानते हैं न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, केमिकल, जो कि कहाँ से निकलते हैं, नर्व से निकलता है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, किसका, पैरासिम्पैथेटिक का, सोमैटिक नर्व का और ऑटोनॉमिक गैंग्लिया का। ठीक है, पहले समझे पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक मतलब क्या हो, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नर्व है, ठीक है, और ये जा रही है किसी ऑर्गन तक। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हार्ट है, किडनी है, कोई भी ऑर्गन है। ठीक है, तो ये जो केमिकल निकालेगी एसिटाइलकोलिन निकालेगी। ठीक है, और ऑर्गन पे रिसेप्टर कौन सा होगा, मस्करेनिक, ऐसा ही होगा ना। अब इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, देखिए सोमैटिक नर्व, इसका मतलब क्या हो, ये एक नर्व जा रही है। ठीक है, अच्छा हमारे पास ये नर्व गई स्केलेटल मसल, यानी कि वो मसल जो कि हमारे अपने अख्तियार में, हाथों पैरों के मसल्स। ठीक है, तो यहाँ तक गई, स्केलेटल मसल तक गई। अब ये नर्व भी जो निकालेगी चीज़, वो क्या निकालेगी, एसिटाइलकोलिन निकालेगी। क्या निकालेगी, एसिटाइलकोलिन। और ये रिसेप्टर कौन से होंगे, ये रिसेप्टर होंगे हमारे पास निकोटिनिक। इसी तरह यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया का मतलब क्या हुआ, देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये क्या है, ये एक नर्व है। ठीक है, और ये नर्व क्या कर रही है, डायरेक्ट हमारे पास जा रही है, फॉर एग्जाम्पल जा रही है यहाँ तक, ये इसका टारगेट है। ठीक है, तो ये डायरेक्ट नहीं जाएगी, बल्कि क्या होता है हमारे पास एक प्री होती है, एक पोस्ट सिनेप्टिक नर्व होती है, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, जो प्री नर्व होती है हमारे पास, जो केमिकल निकाल रही होती है, उस केमिकल को हम कहते हैं, वो केमिकल कौन सा होता है, एसिटाइलकोलिन। यानी कि यहाँ भी न्यूरोट्रांसमीटर कौन है, एसिटाइलकोलिन है। और जो अगली नर्व होती है उस पर कौन सा रिसेप्टर लगा हुआ होता है, निकोटिनिक। ठीक है, एसिटाइलकोलिन पहले से निकल रहा है, दूसरी पे क्या लगा हुआ है, रिसेप्टर निकोटिनिक। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है हमारे पास कि जो एसिटाइलकोलिन है वो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अच्छा फिर आगे कहा जा रहा है, हम ये एसिटाइलकोलिन को अगर हम दवाइयों के तौर पर, यानी कि थेराप्यूटिक अगर यूज़ करें इसका, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम नहीं यूज़ कर सकते, यानी कि फ़ायदा ही नहीं है, बिकॉज ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ एक्शन। फॉर एग्जाम्पल आपने एसिटाइलकोलिन बॉडी में इंजेक्ट किया, ये बॉडी थी। ठीक है, तो अब एसिटाइलकोलिन देखिए मस्करेनिक भी लगता है, निकोटिनिक, दोनों पे लगे, इसमें देखा देखिए कितनी जगहों पे लग रहा है। ठीक है, तो जितनी बॉडी में मस्करेनिक रिसेप्टर, जितने बॉडी में निकोटिनिक रिसेप्टर, सब पे लग जाएगा। ठीक है, तो तबाही मच जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एज ए मेडिसिन यूज़ नहीं कर सकते।
सकते हैं, ठीक है। हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिसिटी चाहिए। अगर हमें फॉर एग्जांपल M3 पे काम करना है, यानी कि मस्कुलिनिक 3 पे काम करना है या सिर्फ निकोटीनिक पे काम करना है, तो हम बाकी को तो नहीं छोड़ना चाहते ना, तो बाकी भी तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। इसलिए हम इसको इस्तेमाल नहीं करते। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ कि बिकॉज ऑफ रैपिड इनएक्टिवेशन ऑफ कोलिनोस्टीरेज, हम जानते हैं एसिटाइल कोलिन को तबाह करने वाला बॉडी में एक एंजाइम होता है, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोलिन स्टीरेज, ठीक है। अगर हम दवाई के तौर पर दे भी देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, हमारे पास ये एंजाइम फ़ौरन से तबाह कर देगा सेकंड्स के अंदर, तो फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। इसीलिए इसका मेडिसिनली यूज़ नहीं होता, यानी कि बॉडी में इसको हम बाहर से इंजेक्ट नहीं करें। अगली लाइन में कहा जा रहा है एसिटाइल कोलिन हैज़ बोथ मस्कुलिनिक एंड निकोटीनिक एक्टिविटी, इट एक्शंस इंक्लूड। क्या मतलब हुआ, देखें एसिटाइल कोलिन जिसकी बात की हमने, ये दोनों रिसेप्टर पर लग रहा है, चाहे वो मस्कुलिनिक हो या चाहे निकोटीनिक हो, ठीक है। मस्कुलिनिक की कितनी टाइप होती हैं, 5। अच्छा, तो हमारे पास अब देखते हैं हम कि एसिटाइल कोलिन कहाँ काम कर रहा है, ठीक है। ये तो हमें याद रखना है कि मस्कुलिनिक और निकोटीनिक दोनों पे लगता है, ठीक है। और आई थिंक ये याद हो चुका होगा अब तक, क्योंकि हम यही पढ़ते हुए आ रहे हैं चैप्टर में। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है डिक्रीज इन हार्ट रेट एंड कार्डिक आउटपुट, ठीक है। अब इन लफ्ज़ों का मतलब क्या है, जब हम इस हेडिंग को क्लियर कर लेंगे दैन आपको ये हेडिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। क्या कहा जा रहा है, द एक्शन ऑफ एसिटाइल कोलिन ऑन द हार्ट मिमिक द इफेक्ट ऑफ वेगल स्टिमुलेशन। फॉर एग्जांपल ये हार्ट है, ठीक है, और ये वेगस नर्व है। जब वेगस नर्व एक्टिवेट होता है तो हमारा हार्ट जो होता है सुकून में होता है, यानी कि हार्ट रेट, यानी कि हार्ट की धड़कने की रफ्तार थोड़ी कम होती है। लेकिन दिल की जो अपनी इंट्रिंसिक स्पीड होती है, यानी कि जो नेचुरल स्पीड होती है, वो तकरीबन 70 to 80 बीट्स पर मिनट होता है, यानी कि 1 मिनट में 70 से 80 बार दिल धड़क रहा होता है, ठीक है। ये नॉर्मली होता है, क्यों, बिकॉज ऑफ वेगस नर्व, ठीक है। हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल इमेजिन करें हमने जो दिमाग से वेगस नर्व आ रही है इसको हटा दिया, ठीक है, हटा दिया। जब हटा दिया तो हमारे पास होगा क्या, अब देखिए ये वेगस नर्व कौन सिस्टम का हिस्सा है, ये पैरासिम्पैथेटिक का हिस्सा है, और ये निकाल के रही है, एसिटाइल कोलिन निकाल रही है वेगस नर्व, ठीक है। और ये लग कर रही है, ये लग रही है एसिटाइल कोलिन पर, यानी कि ये जो एसिटाइल कोलिन निकाल रही है, ये जो हार्ट पे ऐसे नोड होता है ना, वहाँ पर छिड़क रही है एसिटाइल कोलिन को, ठीक है। नॉर्मली 24 आवर्स ये हल्का हल्का एसिटाइल कोलिन छिड़कती रहती है हार्ट के ऐसे नोड पर, ताकि जो हार्ट है उस पर ब्रेक लगी रहे, ठीक है। अब अगर हम इस कनेक्शन को हटा दें, इस वेगस नर्व को हटा दिया, इस ब्रेन को हटा दिया, तो एसिटाइल कोलिन छिड़केगी वेगस नर्व नहीं, क्योंकि वेगस नर्व को मैंने हटा दिया, ठीक है। तो क्या होगा, हार्ट पर सिस्टम कौन सा एक्टिवेट हो गया, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया, ठीक है। सिंपैथेटिक सिस्टम क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, बेसिकली डोमिनेंट बोलना ज़्यादा सही होगा, ठीक है। डोमिनेंट हो गया यानी कि अब हार्ट रेट हमारा क्या चला जाएगा, 110 बीट्स पर मिनट तक चला जाएगा, ठीक है। हमारे जो ब्रेक थी, ब्रेक हटा दी ना हमने, ठीक है। लेकिन बिकॉज ऑफ वेगस नर्व हमारा जो हार्ट रेट होता है 70 से 80 तक रहता है, 70 से 80 तक, ठीक है। लेकिन अगर कोई कंडीशन इमरजेंसी वाली आ गई, ठीक है, तो सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है ना, क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास जो वेगल होता है, ये वेगस नर्व ये विड्रॉ हो गई, यानी कि डोमिनेंट कौन सा हो गया, सिंपैथेटिक, और आपका हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास है, फॉर एग्जांपल इफ इंजेक्टेड इंट्रावेनसली एसिटाइल कोलिन प्रोड्यूस अ ब्रीफ डिक्रीज इन कार्डिक रेट, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी एंड स्ट्रोक वॉल्यूम एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन द रेट ऑफ फायरिंग एट द साइनो-एट्रियल नोड। क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप क्या करें, यानी कि अगर आप एसिटाइल कोलिन, ये बंदा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, पर्सन है, इसकी बॉडी में क्या किया, एसिटाइल कोलिन को हमने इंजेक्ट कर दिया इंट्रावेनसली, यानी कि वेन्स के जरिए, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन कहाँ गया, डायरेक्ट खून में गया, ठीक है। खून से होता है जब हमारे पास फॉर एग्जांपल ये पहुँच गया हार्ट तक, ठीक है। अब हार्ट तक पहुंच गया, हार्ट तक पहुंचने के बाद क्या होती है, वेगस नर्व, ऐसे ही होता है ना, वेगस नर्व क्या छिड़क रही होती है, एसिटाइल कोलिन कहाँ छिड़क रही होती है, ऐसे नोड पर, ठीक है। तो ऐसे नोड पर ये जाके खुद लग जाएगा, एसिटाइल कोलिन बॉडी में दे दी ना हमने एसिटाइल कोलिन, ठीक है। अब एसिटाइल कोलिन वेगस नर्व से भी निकल रहा है और ऊपर से ये भी है, यानी कि एसिटाइल कोलिन की अमाउंट ज़्यादा हो गई, तो होगा क्या, हमारे पास होगा ये कि हमारे पास नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी होगी। नेगेटिव का मतलब होता है यानी कि कम की तरफ इशारा करें, यानी कि कम हो जाएगा। क्रोनोट्रॉपी का मतलब क्या होता है, स्पीड वगैरह, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो हार्ट के धड़कने की स्पीड है वो क्या हो जाएगी, कम, ठीक है। नॉर्मली भी यही हो रहा है कि वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन छिड़क रहा है, लेकिन वो कंट्रोल में हल्का हल्का, ठीक है। लेकिन हमने ऊपर से क्या दे दिया, एसिटाइल कोलिन और दे दिया, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास हार्ट जो धड़कने की रफ्तार थी और कम हो गई, इसलिए हम बोल रहे हैं नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी हो गई। और क्या हो गया, एंड स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो गया, हमारे पास कम हो गया। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि कितना खून एक वक्त में हार्ट पंप कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास जब हार्ट की धड़कने की रफ्तार कम है, यानी कि बहुत ही कम हो चुकी है, नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी हम बोल रहे हैं, ठीक है। तो जो हार्ट 1 मिनट में खून को निकाल रहा है वो भी बहुत कम निकाल रहा है, ठीक है। इसलिए स्ट्रोक वॉल्यूम भी क्या हो गया, कम हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ रिडक्शन इन द रेट ऑफ फायरिंग एट द साइनो-एट्रियल नोड। वही बात है हमारे पास कि जो वेगस नर्व बेसिकली ब्रेक लगा रही थी एसिटाइल कोलिन हल्का हल्का निकाल के, अब ये और ज़्यादा हमने कर दिया एसिटाइल कोलिन बॉडी में इंजेक्ट करके, ठीक है।
अगली बात जो लिखी हुई है वो इसी का कंटिन्यूशन है, कोई ख़ास बात नहीं लिखी हुई है। क्या लिखा हुआ है? नोट, ठीक है। इट शुड बी रिमेंबर्ड दैट नॉर्मल वेगल एक्टिविटी रेगुलेट द हार्ट बाय द रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन एट द एसए नोड। यानी कि नॉर्मली भी यही हो रहा है कि हार्ट पर जो वेगस नर्व आ रही होती है वो एसिटाइलकोलिन निकालती है एसए नोड पर, जिससे क्या होता है हमारे पास हार्ट रेट थोड़ा कंट्रोल में रहता है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या किया था, बाय इंट्रावेनसली हमने इंट्रावेनस के जरिए एसिटाइलकोलिन की अमाउंट बढ़ा दी थी, इसीलिए नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी हुई, इसीलिए हमारा स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया। लेकिन नॉर्मली भी ऐसा हो रहा होता है, लेकिन वो एक कंट्रोल में होता है, हल्का हल्का एसिटाइलकोलिन ऐसे नोट पे आके लग रहा होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट हेडिंग की तरफ। अब यहाँ पर जो कार्डिक आउटपुट लफ्ज़ दिखाता है कि इसमें और स्ट्रोक वॉल्यूम में बहुत बड़ा फ़र्क है। स्ट्रोक वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, यानी कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हार्ट है, ठीक है। हार्ट दिल एक झटके में कितना खून निकाल रहा है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मली ये 70 मिलीलीटर होता है हमारे पास, ठीक है, एक नॉर्मल इंसान का। लेकिन कार्डिक आउटपुट का मतलब क्या होता है, 1 मिनट में हार्ट कितना खून निकाल रहा है, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। अगर हम कार्डिक आउटपुट का फार्मूला लिखना चाहें तो बेसिकली क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई हार्ट रेट इक्वल टू कार्डिक आउटपुट, ठीक है। दोनों में फ़र्क है। ये 1 मिनट की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है कि एक दफ़ा में कितना निकाल रहा है, दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर। इंजेक्शन ऑफ एसिटाइलकोलिन कॉजेज वैसोडाइलेशन एंड लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर बाय एन इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। क्या मतलब हुआ, देखिए इनडायरेक्ट मैकेनिज्म ये लफ्ज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? देखिए हमने जब क्या किया, बॉडी फॉर एग्जाम्पल ये बॉडी है बंदे की, ठीक है, हमने इसमें क्या किया, एसिटाइलकोलिन का इंजेक्शन लगाया, ठीक है। तो होगा क्या हमारे पास कि जो खून की नालियाँ होती हैं, ठीक है, खून की नालियाँ फॉर एग्जाम्पल इसकी जो एंडोथेलियम लेयर होती है उस पर कौन से रिसेप्टर होते हैं, M3 रिसेप्टर होते हैं, M3, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन जब इन पे आके लगता है M3 पे, ठीक है, M3 पे आके लगता है तो क्या होता है, खून की नालियाँ डायलेट यानी कि क्या हो जाती है, इनका डायमीटर बढ़ जाता है। इतना था फॉर एग्जाम्पल, अब इतना हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। ये इनडायरेक्ट मैकेनिज्म क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट नहीं होता कि इस पे लगा ऐसा हो गया, नहीं, पूरा एक प्रोसेस होता है और आखिरकार इसके नतीजे में क्या होता है, हमारे पास ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, ठीक है। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई, दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड फ्रॉम आर्जिनिन, ठीक है। अब हमारे पास ये एक्टिवेशन हो गई, ठीक है, यानी कि एंडोथेलियल जो सेल थे उन पर आके कौन लग गया, एंडोथेलियल लेयर के जो सेल्स हैं उन पर आके कौन लग गया, एसिटाइलकोलिन आके लग गया। रिसेप्टर कौन सा रिसेप्टर था, M3 रिसेप्टर, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल ये एक एंडोथेलियल सेल है, ठीक है, इसमें क्या होगा, आर्जिनिन कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, ठीक है। आर्जिनिन किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास, आर्जिनिन कन्वर्ट होगा नाइट्रिक ऑक्साइड में, ठीक है। नाइट्रिक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड को एंडोथेलियम ड्राइव रिलैक्सिंग फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। आर्जिनिन हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन आर्जिनिन आया कहाँ से, क्या इसी वक्त बना आर्जिनिन या आर्जिनिन पहले से नहीं था? तो इसका जवाब ये है कि आर्जिनिन हमारे पास पहले से होता है, ठीक है। अब ये कहाँ से होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या किया, आपने ऐसी ग़िज़ा खाई जिसमें क्या था, प्रोटीन था। जैसे कि आप बात करें दूध की, आप बात करें अंडे की, आप बात करें दालों की, तो इनमें क्या होता है, प्रोटीन हाई क्वांटिटी में होता है। जब आपने प्रोटीन हाई क्वांटिटी वाला फूड इनटेक किया तो उसके नतीजे में क्या हुआ, आपको आर्जिनिन मिल गया, ठीक है। आपके आर्जिनिन कहाँ चला गया, आपके खून में, ठीक है। आर्जिनिन कहाँ है, आपके खून में। अब आर्जिनिन खून में तो एंडोथेलियल सेल्स की जो लेयर होती है उनमें क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टर लगे होते हैं, ठीक है। उन ट्रांसपोर्टर को क्या कहते हैं, कैटायनिक अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्टर, ठीक है। ये क्या करेंगे, खून से आर्जिनिन को अपने अंदर ले लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इनके अंदर क्या आ गया, आर्जिनिन आ गया। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे पास, जब आर्जिनिन ने एंडोथेलियल सेल्स ने आर्जिनिन को यूज़ कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास, ये जो आर्जिनिन होगा एंडोथेलियल सेल्स के अंदर क्या होती है, एक साइकिल जिसको हम बोलते हैं सिट्रुलिन आर्जिनिन साइकिल, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब आर्जिनिन यूज़ हो गया तो जो चीज़ बनी यानी कि सिट्रुलिन जो बना, ठीक है, अब इस सिट्रुलिन को क्या किया जाएगा, दोबारा आर्जिनिन में कन्वर्ट किया जाएगा। अब इस डायग्राम को देखें तो आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। देखें बात क्या हुई थी, हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल थे यहाँ पर क्या थे, M3 रिसेप्टर, यहाँ पर आके कौन लगा, एसिटाइलकोलिन आके लगा। जब एसिटाइलकोलिन आके लगा तो एंडोथेलियल सेल्स में क्या तब्दीली हुई, आर्जिनिन कन्वर्ट किस में हुआ, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में, ठीक है। अभी नाइट्रिक ऑक्साइड गैस, सोचें ये गैस है ना, तो गैस का काम क्या होता है, डिफ्यूज़ होना, फैल जाना। अभी गैस कहाँ फैलेगी, गैस फैलेगी ऊपर की तरफ, ठीक है। ये गैस कहाँ फैली, ऊपर की तरफ फैल गई, यानी कि कहाँ पहुँच गई, हमारे पास जो बिल्कुल टॉप की लेयर है इसको हम बोलते हैं वैस्कुलर स्मूथ मसल, ठीक है। ये स्मूथ मसल सेल्स की बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पर पहुँच गई। अब जब यहाँ पहुँच गई, यहाँ पहुँची ही क्यों, ठीक है, यहाँ क्यों पहुँची, बेसिकली हमारे पास जो एंडोथेलियल सेल्स है यहाँ पर कोई एक्टिन मायोसिन वगैरह नहीं है, यानी कि सिर्फ ये ऑर्डर देगी, इसने सिर्फ बना दिया, ठीक है। बाकी का काम जो असल काम होता है यानी कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल वगैरह करना, वो इसी उसमें होता है, यानी कि इसी लेयर में, ठीक है। अब इस लेयर में क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस को यानी कि एक्टिवेट करने के लिए एंजाइम होते हैं। कौन से एंजाइम, उसको बोलते हैं गवानाइल साइक्लेस, GUANYL साइक्लेस, ठीक है। ये एंजाइम क्या होता है, हमारे पास यहाँ बैठा होता है, ठीक है, स्मूथ मसल सेल के ऊपर, स्मूथ मसल सेल के ऊपर। जब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस यहाँ से गई डिफ्यूज़ होकर यहाँ इन एंजाइम पर लगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास CGMP एक्टिवेट होगा। जब CGMP एक्टिवेट होगा तो हमारे पास ये जो नाली थी ये खुल जाएगी,
अब इस लेयर में जो CGMP हमारे पास एक्टिवेट हुआ है, ठीक है, ये अकेला काम नहीं करता है, बल्कि ये एक और प्रोटीन, ये एक और एंजाइम को जगाएगा। उसका नाम क्या है? प्रोटीन काइनेज जी, PKG, ठीक है। प्रोटीन काइनेज जी को एक्टिवेट करेगा। ये प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट होगा तो प्रोटीन काइनेज जी क्या करता है, हमारे पास ये जो सेल्स हैं इनके अंदर क्या करेगा? कैल्शियम की अमाउंट को कम करेगा, ठीक है। अब खुद सोचें, हमारे पास जब सेल्स में कैल्शियम आती है, यानी कि क्या होता है? कैल्शियम क्या करवाती है? कॉन्ट्रैक्शन करवाती है। जब सेल में कैल्शियम को कम कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? रिलैक्सेशन की तरफ लेके जा रहा है। प्रोटीन काइनेज जी एक और काम ये करेगा कि फॉस्फोडाइस्टीरेज 3 एंजाइम जो है, फॉस्फोडाइस्टीरेज 3 एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है? CGMP को तोड़ता है, ठीक है। ये उसको ब्लॉक कर देगा। जब प्रोटीन काइनेज जी ने इसको ब्लॉक कर दिया तो CGMP का जो लेवल था वो थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा? यानी कि थोड़ी देर के लिए रहेगा। यानी कि थोड़ी देर के लिए क्या होगा? हमारे पास सिग्नल मिल रहा होगा कि भाई कैल्शियम की अमाउंट जो सेल में थी उसको कम किया जाए, ठीक है। अब जो कंडीशन होगी उसको हम बोलेंगे हाइपरपोलराइज। क्या मतलब हुआ? यानी कि जब CGMP का बार बार सिग्नल मिलने जा रहा है इन सेल्स को, ठीक है, तो होगा क्या हमारे पास के जो सेल होंगे इनके अंदर से पॉजिटिविटी खत्म हो गई, ठीक है। इनके अंदर क्या भर गई? नेगेटिविटी भर गई। यानी कि अंदर से इतने नेगेटिव हो गए, इतने नेगेटिव हो गए कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो सिग्नल होता है उसके लिए क्या चाहिए कि कैल्शियम अंदर आए। कैल्शियम अंदर है ही नहीं, कैल्शियम बहुत कम है अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हमारे पास ये नेगेटिविटी की तरफ चलेगा। इसको हम बोलते हैं हाइपरपोलराइज। इनके बिल्कुल ये ढीले पड़ गए मसल्स। जब ये ढीले पड़ गए तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये जो एरिया था ये बढ़ जाएगा, यानी कि डायमीटर इंक्रीज हो जाएगा। अच्छा, अब देखें, अब ये पढ़ें आप, फिर आपको क्लियर होगा। क्या लिखा हुआ है? नाइट्रिक ऑक्साइड देन डिफ्यूज टू वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल टू स्टिमुलेट प्रोटीन काइनेज जी। क्या मतलब वो हमारे पास जो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस हमारे पास यहाँ बनी थी, ठीक है, ये क्या हुई? ये अंदर की तरफ डिफ्यूज हुई, यानी कि जो टॉप की लेयर थी वैस्कुलर स्मूथ मसल सेल वहाँ तक गई। वहाँ जाके इसने क्या किया? वहाँ जाके इसने CGMP को एक्टिवेट किया। बेसिकली CGMP एंजाइम पे लगी नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। उसके लगने से क्या हुआ? प्रोटीन काइनेज जी एक्टिवेट हुआ। प्रोटीन काइनेज जी ने क्या किया? इस फॉस्फोडाइस्टीरेज 3 को क्या कर दिया? इनहिबिट कर दिया, इसको रोक दिया। जब इसको तोड़ दिया, रोक दिया, ब्लॉक कर दिया तो हमारे पास जो CGMP था वो थोड़ी देर के लिए क्या रहेगा? एंजाइम, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लगने से थोड़ी देर के लिए वो क्या रहेगा? हमारे पास एक्टिवेट रहेगा। जब वो एक्टिवेट रहेगा तो नालियों का डायमीटर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। यही बात यहाँ पर लिखी हुई है, क्योंकि हमारे पास क्या होगा है कि लीडिंग टू हाइपोलराइजेशन एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेशन फॉस्फोडाइस्टीरेज 3 इनहिबिशन, यानी कि क्या हो गया? हमारे पास ये जो सेल थे ये क्या चले गए? हाइपर पोलराइजेशन की तरफ चले गए, यानी कि अंदर से क्या हो चुके हैं? बहुत नेगेटिव हो चुके हैं, ठीक है। अब जब बहुत नेगेटिव हो चुके हैं यानी कि रिलैक्स हो चुके हैं, इसलिए क्या हो गया? डायमीटर इंक्रीज हो गया एंड वस्कुलर स्मूथ मसल सेल क्या हो गया? रिलैक्स हो गया, ठीक है। अब अगली सेंटेंस की तरफ चलते हैं, क्या लिखा हुआ है? अगले सेंटेंस में कहा जा रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्टर्ड कोलिनर्जिक एजेंट द वैस्कुलर रिसेप्टर हैव नो नोन फंक्शन बिकॉज एसिटाइलकोलिन इज नेवर रिलीज्ड इनटू द ब्लड इन एनी सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज। अब ये जो बात लिखी हुई बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि अगर आप गौर करें, हमारे खून में जो एसिटाइलकोलिन होता है इसकी हम बोल सकते हैं होता ही नहीं है, यानी कि ना होने के बराबर अमाउंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर गलती से खून में आ भी गया तो खून में क्या मौजूद होता है? हमारे पास मौजूद होते हैं एसिटाइलकोलिन स्टीरेज एंजाइम। ये क्या करते हैं? फ़ौरन से सेकंड्स के अंदर अंदर इस जो खून में एसिटाइलकोलिन आया है उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, यानी कि खून में एसिटाइलकोलिन नहीं होते, ठीक है। तो ये बात तो यहाँ लिखी हुई है कि अगर हम क्या करें, अगर हम बॉडी में बाहर से दें एसिटाइलकोलिन, ठीक है, और एसिटाइलकोलिन की हाई अमाउंट है तो ये हरकत होगी, लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जो यहाँ पर बात लिखी हुई है कि इन द एब्सेंस ऑफ एडमिनिस्टर्ड कोलिनर्जिक एजेंट द वैस्कुलर रिसेप्टर हैव नो फंक्शन बिकॉज एसिटाइलकोलिन इज नेवर, यानी कि हमारी बॉडी में एसिटाइलकोलिन इतना होता ही नहीं है कि ये हरकत करे कि M3 पर लगे और खून की नालियों को इतना रिलैक्स करते हैं, ठीक है। ये बात लिखी हुई है अगर हम बॉडी में बाहर से इंजेक्ट करें एसिटाइलकोलिन को, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है एट्रोपिन ब्लॉक्स दीस मस्करानिक रिसेप्टर एंड प्रिवेंट्स एसिटाइलकोलिन फ्रॉम प्रोड्यूसिंग वैसोडाइलेशन। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है कि एट्रोपिन, जिसने बात की कि एट्रोपिन क्या करता है? ब्लॉक करता है। एट्रोपिन की जो इंट्रिंसिक एक्टिविटी होती है बिल्कुल जीरो होती है। इंट्रिंसिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है? यानी कि रिसेप्टर पर बैठ के उसको एक्टिवेट करने की, ठीक है, एक्टिविटी बिल्कुल जीरो है। ये मस्करानिक रिसेप्टर बैठेगा, मस्करानिक जितने भी हैं M1 M2 M3 M5 सब पे बैठेगा, बैठ के लेकिन क्या करेगा? उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। उनके काम को एक्टिवेट नहीं करवाएगा, उनको ब्लॉक कर देगा, ठीक है। तो इसलिए बात लिखी हुई है कि अगर आप क्या करें, अगर आप एसिटाइल को, फॉर एग्जाम्पल ये रिसेप्टर है, समझें इसको, ये रिसेप्टर है, ये मस्करानिक रिसेप्टर है, ठीक है, कोई भी हो सकता है मस्करानिक रिसेप्टर। हम बात कर रहे थे M3 की, तो हम बात करते हैं M3 की, जो खून में नालियों का जो रिसेप्टर है वही बात कर रहे हैं, ठीक है। M3 लगा यहाँ पर। अब यहाँ पर एसिटाइलकोलिन भी आया, एट्रोपिन भी आया। आप बताएं किसकी, यानी कि कौन यहाँ पर जल्दी आके लगेगा? दोनों, एसिटाइलकोलिन भी एट्रोपिन दोनों आ रहे हैं, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? एट्रोपिन, क्योंकि एट्रोपिन की जो बाइंडिंग एफिनिटी एसिटाइलकोलिन के कंपैरिजन में बहुत हाई होती है, ठीक है। ये फ़ौरन से आके यहाँ पर लग जाएगा, इसकी बाइंडिंग एफिनिटी मस्करानिक के लिए बहुत ही हाई है, ठीक है। तो ये आके लग जाएगा, इसने क्या कर दिया? मस्करानिक को ब्लॉक कर दिया, ठीक है। और फिर हमारे पास जो बात लिखी हुई है, ठीक है, कि एसिटाइलकोलिन इस तरीके से हमारा जो काम था फॉर एग्जाम्पल वो काम कर लेगा।
अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास लिखा हुआ है अदर एक्शंस, यानी कि और क्या क्या काम करेगा एसिटाइलकोलिन। इन द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट एसिटाइलकोलिन इंक्रीजेस सलाइवरी सीक्रेशन एंड स्टिमुलेट इंटेस्टिनल सीक्रेशन एंड मोटिलिटी। ठीक है, पहले तो याद रखें जैसे हमने बात की थी हमारे खून की नालियों में क्या हो रहा था, जब M3 पे लग रहा था एसिटाइलकोलिन तो क्या हो रहा था, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बन रही थी ना। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें GI ट्रैक की, तो यहाँ पर हमारे पास जब लगेगा रिसेप्टर पर एसिटाइलकोलिन तो क्या होगा, GQ प्रोटीन पाथवे, यानी कि एक अलग रास्ता होगा। ठीक है, लेकिन इस रास्ते के यानी कि GQ प्रोटीन पाथवे जो पूरा एक पाथ चलेगा ना, उसके एंड में क्या होगा, उसका रिजल्ट यही होगा कि सेल के अंदर क्या हो जाएगी, जो GI ट्रैक्ट के सेल्स उनमें क्या हो जाएगी, कैल्शियम की इंक्रीज रहेगा। जब कैल्शियम इंक्रीज होगा तो मतलब क्या हुआ, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन वगैरह इंक्रीज हो जाएगी। इसलिए यहाँ पर लिखी हुई कि क्या होता है, जो हमारे पास मोटेलिटी होती है यानी कि हरकत होती है इंटेस्टाइन वगैरह की, वो बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट करती है वो बढ़ जाएगी। एंड क्या होगा, जो सिक्रीशन कर रहे थे ये लोग सलाइवरी सिक्रीशन वगैरह जो भी सिक्रीशन थी वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी कि जो सिक्रीट कर चीज़ें वो भी क्या हो जाएंगे, अब ज़्यादा सिक्रीट करेंगे। पहले समझते हैं हम जो लिखा हुआ है इंक्रीज सलाइवरी सिक्रेशन, इसका मतलब क्या है। देखें फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ग्लैंड है, ये जो थैली है, ग्लैंड मतलब थैली ना, स्पेसिफिक ऑर्गन इन द बॉडी दैट रिलीज सिक्रेशन। ठीक है, तो ग्लैंड हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक थैलियाँ होती हैं जो मखसूस जगह पर होती हैं बॉडी में। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये थैली क्या बना रही है, थूक बना रही है, सलाइवा बना रही है। ठीक है, अब इसके ऊपर रिसेप्टर होते हैं M3 रिसेप्टर। जब एसिटाइलकोलिन इस पर आके लगेगा एसिटाइलकोलिन, तो होगा कि हमारे पास इस थैली के अंदर पूरा एक प्रोसेस होगा। ठीक है, सेल्स के अंदर पूरा प्रोसेस होगा। ठीक है, और इसके रिजल्ट में क्या होगा, कैल्शियम का इंक्रीज बढ़ जाएगा सेल में। जब कैल्शियम का इंक्रीज सेल में बढ़ गया तो होगा क्या हमारे पास, यानी कि ये जो काम करता थूक बना रहा था ना, इसको थूक बनाना क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, ये थूक को बाहर निकालेगा। ठीक है, इसलिए यानी कि थूक की क्वांटिटी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी। अगली बात यहाँ पर लिखी हुई है स्टिमुलेट इंटेस्टिनल सिक्रीशन। ठीक है, इंटेस्टिनल मतलब इंटेस्टाइन, ये फॉर एग्जाम्पल मेरे पास इंटेस्टाइन है। ठीक है, अच्छा इंटेस्टाइन के हम देखें तो सेल्स होते हैं खास किस्म के, उनको हम कहते हैं सिक्रेटरी सेल। ये सेल्स क्या करते हैं, खाना वगैरह हजम करने के लिए स्पेसिफिक एंजाइम वगैरह बना रहे होते हैं। ठीक है, अब इमेजिन करें, अब होता है क्या, यहाँ पर M3 रिसेप्टर है। ठीक है, जैसे एसिटाइलकोलिन आके लगेगा इन रिसेप्टर पे तो होगा क्या, हमारे पास ये सिक्रेटरी सेल जो बना रहे थे, यानी कि पूरा प्रोसेस होगा और आखिरकार क्या होगा, उसके नतीजे में कैल्शियम की अमाउंट सेल में बढ़ जाएगी। इसको हम बोलते हैं GQ पाथवे। ठीक है, अंदर क्या हो जाएगा, कैल्शियम की अमाउंट बढ़ जाएगी। जब कैल्शियम अमाउंट बढ़ गई तो होगा कि हमारे पास ये जो एंजाइम वगैरह बना रहे थे, उन एंजाइम की हाई क्वांटिटी, यानी उन एंजाइम को धड़ाधड़ कहाँ भेजना शुरू करेंगे, इंटेस्टाइन में। ठीक है, जब इंटेस्टाइन भेजेंगे तो जो खाना हजम होने की रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम क्या कर रहे हैं, अब मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। अगली चीज़ लिखी है मोटेलिटी। मोटेलिटी का मतलब क्या होता है, हरकत। मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन कौन सी मसल से बनी हुई थी, स्मूथ मसल से। ठीक है, अब इस पर रिसेप्टर कौन सा होता है, M3 रिसेप्टर। जब एसिटाइलकोलिन यहाँ पर आके लगता है तो होता है कि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल मिला, यानी कि क्या हो गई, ये जो इंटेस्टाइन थी ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। ठीक है, अब हमारे पास भी ना मिली सेकेंड ऐसे ही होता है ना, एसिटाइलकोलिन लगा और फ़ौरन से हट गया, क्योंकि फ़ौरन से एंजाइम ने क्या कर दिया, एसिटाइलकोलिन स्टेरेस एंजाइम ने एक्ट कर दिया उस पर, उसको तोड़ दिया। ठीक है, एसिटाइलकोलिन को सेकंड के अंदर तोड़ दिया, फिर दोबारा एक और सिग्नल आएगा, एसिटाइलकोलिन आके लगेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, फिर हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट होगी, फिर एसिटाइलकोलिन हट जाएगा तो ये क्या हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर हमारे पास देखिए बात करते हैं पेरिस्टाल्सिस की। पेरिस्टाल्सिस को समझना होगा, इस चीज़ को और अच्छे से क्लियर करने के हमें समझना होगा कि पेरिस्टाल्सिस क्या होता है। अब देखिए मेरे पास फॉर एग्जाम्पल ये इंटेस्टाइन है। ठीक है, अब इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइन में स्पेशल हम बात करें तो इंटेस्टाइन में इनका अपना एक अलग पेस मेकर होता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ केजल। ठीक है, अब ये सेल क्या करते हैं, ये सेल जो हमारे पास होते हैं इंटेस्टाइन में, ये ऑटोमेटिकली यानी कि खुद ब खुद, इनको कोई बाहर सिग्नल नहीं मिल रहा, ये 24 हावर्स क्या करते रहते हैं इंटेस्टाइन में, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करवाते रहते हैं। ठीक है, यानी कि पहले कॉन्ट्रैक्शन फिर रिलैक्सेशन, और इसी काम को एसिटाइलकोलिन क्या करता है, यानी कि एसिटाइलकोलिन भी ये काम कर रहा है ना, जिसने बात की, लग रहा है फिर हट रहे थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन बस इसी काम को सपोर्ट करता है, ये काम तो पहले से हो रहा होता है इंटेस्टाइन में। नाउ वी कैन फाइनली टॉक अबाउट पेरिस्टाल्सिस। देखिए पेरिस्टाल्सिस हमारे पास एक जगह हटने से एसिटाइलकोलिन की ओर लगने से नहीं बनती। ठीक है, ये बेसिकली इंटेस्टाइन के अलग अलग हिस्सों में एक साथ चल रही होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये इंटेस्टाइन का हिस्सा है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें खाना है। ठीक है, अब इसमें खाना है तो यानी कि यहाँ पर ये जो M3 रिसेप्टर होंगे यहाँ पर, ठीक है, एसिटाइलकोलिन आके लगेगा, उसके लगने से क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगी। जब कॉन्ट्रैक्शन पैदा होगी यहाँ पास ये खाना कहाँ होगा, आगे की तरफ पुश होगा ना, ऐसे ही होगा। और आगे वाले हिस्से में क्या होगा, आगे वाले हिस्से में ऐसे नहीं होगा, आगे वाले हिस्से में कुछ और होगा। आगे वाले हिस्से में हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा हो रही है। नाइट्रिक ऑक्साइड जब गैस पैदा होगी तो क्या होगा, ये जो हिस्सा जगह रिलैक्स। ठीक है, तो खाना कहाँ चला गया, आगे की तरफ। ठीक है, अब यहाँ चला गया, फिर दोबारा यहाँ पर क्या होगी, कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। ठीक है, इस तरीके से मूवमेंट होती है कि खाना आगे की तरफ पुश हो रहा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस में कहा जा रहा है इट ऑल्सो इनहेंस ब्रंक्यूलर सिक्रीशन। अच्छा, अब पहले तो ये देखें हमारे पास, ये आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, क्या है, हमारे पास दो डिवीजन हो रही है। ठीक है, तो ये जो होते हैं हमारे पास, इनको हम बोलते हैं ब्रंकस। ठीक है, और जब ये हमारे पास सांस की नाली, ये जो नालियाँ हैं ये कहाँ घुस गई,
ये लंग्स में घुस गई, ठीक है, डिवीजन हो रही है, फर्दर डिवीजन हो रही है, ब्रांचेस हो रही है, तब इनको क्या कहेंगे, ब्रंक्यूल्स कहेंगे, ठीक है। ये जो बाहर का एरिया क्या कहलाता है, ब्रंकस कहलाता है। तो ब्रंकस और ब्रंक्यूल्स में फ़र्क है। मैं बात कर रही हूँ ब्रंक्यूल्स की, ठीक है। ये फॉर एग्जाम्पल लंग्स है, ठीक है। इसमें जो फर्दर ब्रांचेस आ रही थी उनको हमने क्या कहा था, ब्रंक्यूल, ठीक है। तो जो ब्रंक्यूल्स की दीवारें होती हैं, मैं एक ब्रंक्यूल को बेसिकली यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा कट करके हम इसको बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ब्रंक्यूल है, ठीक है। अब इसकी दीवारें होती हैं, यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास कुछ खास किस्म के सेल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या कहते हैं, सेल्स, ठीक है। और ख़ास किस्म के ग्लैंड्स होते हैं जिनको हम कहते हैं सब म्यूकोसल ग्लैंड्स। इनका काम क्या होता है, गॉबलेट सेल्स और सब म्यूकोसल ग्लैंड का काम क्या होता है कि क्या करना है, बलगम को पैदा करना। अब आगे की स्टोरी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल ये गॉबलेट सेल है और ये सब म्यूकोसल ग्लैंड है कहाँ, ये ब्रोंक्यूल्स की दीवारों के ऊपर है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों इनके ऊपर यानी कि गॉबलेट सेल और सब म्यूकोसल ग्लैंड के ऊपर क्या होता है, M3 रिसेप्टर। जब एसिटाइल कोलिन इन पे आकर लगेगा तो क्या होता है, हमारे पास पूरा एक पाथवे होगा, GQ प्रोटीन पाथवे। अच्छा, GQ प्रोटीन पाथवे को हम इस चैप्टर के जो चैप्टर पिछला था उसे हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो फिलहाल इतना याद रखें कि GQ प्रोटीन के जो पाथवे होते हैं उसके लास्ट में यही होता है कि कैल्शियम इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। जब इसमें कैल्शियम इंक्रीज हो गया तो होगा कि हमारे पास ये बलगम पैदा करेंगे, यानी कि सिक्रीशन इंक्रीज हो जाएंगी। और एक और बात, हमारे पास ये जो ब्रंक्यूल्स की दीवारें होती हैं उन पर भी क्या होता है, M3 रिसेप्टर होते हैं। जब यहाँ पर M3 रिसेप्टर आके लगते हैं तो क्या होता है, हमारे पास ये जो दीवारें थी, ब्रंक्यूल्स था बेसिकली, हमारे पास ये जो सांस की नालियाँ थी वो क्या हो गई, वो कंट्रैक्शन यानी कि सुकड़ गई, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्रंको कॉन्स्ट्रिक्शन। एक तो क्या हुआ, बलगम पैदा किया, सेकंड चीज़ क्या हुई, ब्रंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई। नॉर्मली 24 आवर्स ऐसा हो रहा होता है, ठीक है। हमारी जो वेगस नर्व होती हैं वो मुसलसल क्या कर रही होती हैं, एसिटाइल कोलिन छिड़क रही होती हैं हल्का हल्का इन सब के ऊपर, ठीक है। यानी कि हल्की हल्की ब्रंकियल कंस्ट्रक्शन भी होती है और हल्का हल्का बलगम भी सिक्रेट हो रहा होता है। ये जो बलगम सिक्रेट बेसिकली जो म्यूकस बन रहा होता है ये बहुत ज़रूरी होता है। अब आप जो सांस ले रहे हैं उसमें फॉर एग्जाम्पल हल्की सी भी गंदगी अगर कुछ गंद वगैरह होगा तो म्यूकस पर चिपक जाएगा, यानी कि हमारे पास जो अंदर हवा जाएगी बिल्कुल फिल्टर होकर जाएगी, ठीक है। तो यानी कि म्यूकस का हल्का हल्का बनना भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। और 24 आवर्स हल्का हल्का हो रहा है, कंट्रोल तरीके से हो रहा है। लेकिन अगर ये तरीका आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, यानी कि एसिटाइल कोलिन एस्थमा की बात करें, एस्थमा में क्या होता है, हमारे पास हमारी जो सांस की नालियाँ वो क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई, ठीक है। यानी कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हद से ज़्यादा हो गई और जो बलगम था वो भी हद से ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो इसलिए सांस लेने में मुश्किल होती है। तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, एस्थमा में होता क्या है कि एसिटाइल कोलिन की जो सिग्नल था, एसिटाइल कोलिन सिग्नल दे रहे हैं वो ज़्यादा देने लग गया, यानी कि एसिटाइल कोलिन ज़्यादा छिड़का जा रहा है, ठीक है, इस पे और जो ब्रंक्यूल्स से, ठीक है। तो ऐसी दवाई देते हैं एस्थमा में जो कि क्या करे, एसिटाइल कोलिन को ब्लॉक करते हैं, यानी कि कंट्रोल तरीके से ब्लॉक करते हैं। जैसे कि हम बात करें इप्राट्रोपियम, ये एट्रोपिन की हम बोल सकते हैं एक कज़न दवाई है, ठीक है, क्योंकि क्या करती है, इस एसिटाइल कोलिन का जो रिलीज़ हो रहा है वहाँ पर जाके खुद बैठ जाएगी, ठीक है। चलिए बात याद रखिए। फिर आगे हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि इन द जेनिटो यूरिनरी ट्रैक एसिटाइल कोलिन इंक्रीज द टोन ऑफ द डिट्रेसर यूरिनरी मसल्स कॉजिंग एक्सपल्जन ऑफ यूरिन। और फॉर एग्जाम्पल ये यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। तो इसके मसल्स कौन से होते हैं, डिट्रेसर मसल्स होते हैं, ठीक है। इन पे क्या लगा होता है, हमारे पास रिसेप्टर होता है M3। जब इन पे आके लगेगा एसिटाइल कोलिन तो होगा क्या, हमारे पास ये जो होंगे यानी कि पूरा एक प्रोसेस होगा, वही GQ प्रोटीन पाथवे एक्टिवेट होगा और आखिरकार क्या होगा, कैल्शियम इंक्रीज हो जाएगा। जब कैल्शियम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगी। ये क्या करेंगे, सेल्स डिट्रेसर मसल के सेल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यहाँ पर क्या होता है, स्फिंक्टर होता है, ठीक है, एक स्फिंक्टर। अब इस स्फिंक्टर को रिलैक्स करना होगा ना, जाहिर सी बात है कि यूरिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यानी कि यूरिन को रास्ता चाहिए आगे जाने के लिए, ठीक है। तो इस स्फिंक्टर को जब एसिटाइल कोलिन यहाँ पर आके लगता है, ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैस होती है वो पैदा होती है। जब नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पैदा होगी तो यहाँ के जो मसल्स क्या हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, ठीक है। जब मसल्स रिलैक्स होंगे यानी कि रास्ता खुल गया तो यूरिन क्या होगा, आगे की तरफ पुश करेगा, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कॉज एक्सप्लोजन ऑफ यूरिन, यानी कि यूरिन बाहर निकल आएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, हमारे पास जो स्फिंक्टर होता है, ठीक है, यहाँ पर अल्फा-1 रिसेप्टर सिंपैथेटिक के काम करते हैं, जो कि क्या करके रखते हैं, इस स्फिंक्टर को टाइट करके रखते हैं। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या होता है, हमारे पास ये नाइट्रिक ऑक्साइड गैस रिलीज़ होगी, क्योंकि एसिटाइल कोलिन आके यहाँ पर डोमिनेट हो गया, ठीक है, और रास्ता क्या हो गया, खुल गया। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है उसको समझने के लिए पहले हमें इस डायग्राम को देखना होगा। ये डायग्राम किसकी, आई की है, ठीक है। पीपल जो बीच वाला हिस्सा है, ठीक है, यहाँ इसके जरिए यानी कि यहाँ से क्या होती है, यहाँ से रोशनी आँख के अंदर जाती है, ऐसा ही होता है ना। अब इसके आसपास का जो एरिया इसको हम बोलते हैं पिपुलरी स्फिंक्टर मसल्स, यानी कि मसल्स हैं, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर कौन सा रिसेप्टर होता है, M3 रिसेप्टर। जब यहाँ M3 रिसेप्टर पर आके कौन लगता है, एसिटाइल कोलिन आके लगता है, यानी कि हमने आँख में ड्रॉप डाला है, ठीक है। वो ड्रॉप थे हमारे पास कोलिनर्जिक रिसेप्टर पर काम करने वाली, यानी कि फ़ौरन से यहाँ पर आके लग जाएंगे, M3 पे आके लग जाएंगे। जब M3 पे आके लगेंगे तो होगा क्या, हमारे पास ये पूरा GQ प्रोटीन पाथवे होगा, उसके नतीजे में आखिरकार क्या होगा, कैल्शियम का इंक्रीज अंदर बढ़ जाएगा। जब कैल्शियम का इंक्रीज सेल में बढ़ जाएगा तो क्या होगा, हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब ये हमारे पास सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो क्या होगा, प्यूपल का साइज क्या हो जाएगा, छोटा, इसको हम बोलते हैं मायोसिस।
अच्छा, अब यहाँ देखें हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बुक में लिखा था कि सीलियरी मसल्स के बारे में, ठीक है। ये लेंस है और ये हमारे पास क्या है, लेंस के साथ अटैच्ड हैं धागे पतले पतले, ठीक है, जिनको हम बोलते हैं जोन्यूल्स या फाइबर्स वगैरह बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में कौन अटैच्ड है, हमारे पास सीलियरी मसल्स अटैच्ड है, ठीक है। और अभी आप सुकून में आप कोई चीज़ फोकस नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है। तो जब देख रहे हैं आप, तो आपके जो लेंस होते हैं और आपके जो सीलियरी मसल्स और फाइबर्स वगैरह पे क्या असर पड़ता है, देखें। सीलियरी मसल्स क्या होते हैं, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जब रिलैक्स होंगे यानी कि ज़्यादा जगह ऑक्युपाई कर ली इन्होंने, तो जो हमारे पास ये जो फाइबर्स हैं पतले पतले, ये क्या होगा, इनके लिए कम जगह बची, तो ये क्या गए, खिंच गए। जब ये खिंच गए, हमारे पास लेंस क्या हो गया, लेंस पतला हो गया। जो पतला लेंस होता है ये दूर की नज़र देखने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बात करें, आप क्या कर रहे हैं, फोकस करें, आप बुक पढ़ रहे हैं, आपके नज़दीक बुक पड़ी हुई, ठीक है। तो क्या होगा हमारे पास, ये सीलियरी मसल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या लगे होते हैं, M3 रिसेप्टर, यहाँ पर आके एसिटाइलकोलिन आके लगेगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, हमारे पास जो धागे थे, ठीक है, धागे क्या हो गए, यानी कि अब सीलियरी मसल ने कम जगह घेरी हुई ना, तो ये धागे थे, धागे क्या हो जाएंगे, रिलैक्स। जब धागे रिलैक्स हो गए, तो जो लेंस था, लेंस को अब खींचने के लिए कोई नहीं है, यानी कि लेंस को खींचा नहीं गया, ठीक है। धागे भी रिलैक्स हैं, तो ये जो लेंस था प्रॉपर तरीके से बल्ज होकर, जिसकी शक्ल थी ग्लोब्यूलर शक्ल, वैसी ही हो जाएगा, ठीक है। जैसी ग्लोब्यूलर शक्ल होगी, ये ग्लोब्यूलर शक्ल करीब के देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि क्या करती है, ये रोशनी को पूरी ताकत से क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी। और इस पूरे चेंज को हम क्या कहते हैं, अकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि तब्दीली। बेसिकली देखें, करीब में और दूर में लेंस में क्या हो रही है, तब्दीली हो रही है। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल आप खड़े हैं, ठीक है, आप फोकस नहीं कर रहे किस चीज़ पर, तो आपका जो सीलियरी मसल्स हैं, इन पे M3 रिसेप्टर बिल्कुल ज़ीरो है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑफ है, ठीक है। क्योंकि आप फोकस नहीं कर रहे, तो आपके सीलियरी मसल्स में जो M3 रिसेप्टर है वो बिल्कुल ऑफ है, एसिटाइलकोलिन आके नहीं लग रहा। तो जब एसिटाइलकोलिन आके नहीं लग रहा है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम ऑफ है, तो सिस्टम कौन सा एक्टिवेट होगा, सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम के कौन से रिसेप्टर यहाँ मौजूद हैं, वो बीटा 2 रिसेप्टर हैं, ठीक है। बीटा 2 रिसेप्टर हल्के से एक्टिवेट होंगे, ठीक है। लेकिन ये बात भी याद रखें, हमारे पास हमारी बॉडी की एक बेसल टून भी होती है, यानी कि हर वक्त, अब हमारे पास ज़रूरी नहीं है, देखें इस वक्त क्या है, हमारे पास बॉडी बिल्कुल सुकून की हालत में है, ठीक है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है इस पर कोई प्रेशर हो, हमारे पास ये क्या है, यानी कि आप खड़े में, तो बेसिकली हमारे पास ये बैठे हुए हैं सुकून की हालत में, तो हमारे पास ये अपनी नेचुरल टोन में, ठीक है। ना सिंपैथेटिक ज़्यादा एक्टिवेट है, ना ही पैरासिम्पैथेटिक यहाँ पर ज़्यादा एक्टिवेट है, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने किसी को गौर देखना शुरू किया, ठीक है, थोड़ा सा दूर शख्स आपने देखना शुरू किया गौर से, ठीक है, या फिर अपने फ़ोन उठा लिया, या आप फ़ोन पे फोकस कर रहे हैं, तो होगा कि हमारे पास ये जो सीलियरी मसल्स हैं, इनके ऊपर जो M3 रिसेप्टर है, अब वो क्या हो जाएंगे, अब ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर आके M3 रिसेप्टर लगेंगे, ठीक है। दैन क्या होगा, हमारे पास ये जो लेंस होगा ये बल्ज आउट होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है, हमारे पास डिपेंड करता है कि आप कौन सी हालत में, ठीक है। अब यहाँ पर जो अगली बात लिखी हुई, क्या लिखा हुआ है कि एसिटाइलकोलिन 1% सॉल्यूशन इज इंस्टिल्ड इनटू द एंटीरियर चैम्बर ऑफ द आई। 1% का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये क्या है, इसमें 100 मिलीलीटर क्या है, वाटर है, स्टीराइल वाटर है, बिल्कुल साफ़ वाटर है, ठीक है, स्टीराइल वाटर है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, इसमें 1 ग्राम, ओनली 1 ग्राम क्या कर दिया, असली एसिटाइलकोलिन का पाउडर इसमें डाल दिया, तो ये क्या कहलाएगा, ये 1% सॉल्यूशन कहलाएगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ ऑप्थेल्मिक सर्जरी, ड्यूरिंग ऑप्थेल्मिक सर्जरी, यानी कि आँख की सर्जरी हो रही है, उससे पहले क्या करते हैं कि इस जो पीपल है, पीपल इसका साइज़ क्या करेंगे बड़ा करेंगे। किस तरीके से करेंगे, जो M3 रिसेप्टर था उसको ब्लॉक कर देंगे, ठीक है। एट्रोपिन वगैरह देखिए क्या कर देंगे, एट्रोपिन हम जानते हैं कि ब्लॉक करता है, पढ़ा था अभी कि इसकी इंट्रिंसिक एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो होती है, यानी कि जाके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो हमारे पास क्या हो गया, माइड्रायासिस, ठीक है, यानी कि पीपल का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़ हो गया। अच्छा, अब जो लेंस होता है हमारे पास, लेंस ऐसा नहीं होता अकेला अटैच्ड होगा धागों से फिर सीलियरी मसल्स होंगे, नहीं ऐसा नहीं होता, बल्कि हमारे पास लेंस जो होता है एक बैग में, तो उसको हम बोलते हैं कैप्सिकुलर बैग, ठीक है। अच्छा, इस बैग में क्या होता है, लेंस। अब क्या करेंगे, इस बैग को हल्का सा क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से लेंस को निकालेंगे, जो पुराने लेंसेज को निकाल देंगे, और इसकी जगह क्या करेंगे, एक नया लेंस यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। हमने धागों को, हमने सीलियरी मसल्स वगैरह को नहीं छोड़ा, हमने सिर्फ कैप्सिकुलर बैग में कट करके क्या कर दिया, इस लेंस को निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा हमारे पास, अब सोचें जो पीपल है, पीपल का साइज़ क्या हो गया, इंक्रीज़, क्योंकि हमने क्या किया था, एट्रोपिन अभी डाला था, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब सर्जरी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम कि जो M3 रिसेप्टर ब्लॉक है उसको दोबारा एक्टिवेट करना होगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, 1% एसिटाइलकोलिन का सॉल्यूशन डालेंगे आँख के ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे पास ये जो हमने बात की थी ना कि एसिटाइलकोलिन क्या करेगा, M3 रिसेप्टर पर जाएगा और क्या हो जाएगा, हमारे पास आँख का जो पीपल का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या हो गया, अब ये पीपल का साइज़ बिल्कुल छोटा हो गया, और ऊपर से जो कैप्सिकुलर बैग था कुछ दिन में खुद ब खुद हील हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका जख्म बिल्कुल भर जाएगा, जो हमने हल्का सा कट लगाया था वो सही हो जाएगा।